Assalamu alaikum, and we are in biology class. Here we are going to discuss a living world in space. ठीक है, तो इस तरह से किसी भी जगह को, किसी भी कम्युनिटी को जब उसके क्लाइमेट के रेफरेंस से डिटरमिन किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। ठीक है, रेडिएशन की अमाउंट को मेजर करके हमें पता चल जाता है कि ये लेयर पुरानी है और ये लेयर नई है, तो इस तरह से हम उनको उस टाइम के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेडियो एक्टिविटी। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास क्या अहमियत है? बाय स्टडिंग fossils we can get information about ancestral history of organisms and also get information about environmental conditions of past. A living world in space. Okay, so the distribution of organisms in space can be distinguished through biomes. तो उन्होंने कहा किसी भी स्पेस पर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम किसके ज़रिए से स्टडी कर सकते हैं? बायोम के ज़रिए से स्टडी कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोम? So, a biome is a large regional community primarily determined by climate. ये हमारे पास कोई भी बहुत बड़ी एक रीजन की कम्युनिटी होती है दैट इज डिटर्मिन्ड बाय क्लाइमेट, जिसको वहाँ के क्लाइमेट के ज़रिए से डिटर्मिन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, डेजर्ट में बच्चे हमेशा हॉट क्लाइमेट होता है, तो जैसे ही डेजर्ट का हम नाम लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये उस कम्युनिटी की बात हो रही है जहाँ हॉट वेदर होता है या हॉट क्लाइमेट होता है। इसी तरह से बच्चे अगर हम माउंटेन्स की बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ की बात हो रही है, ये उस कम्युनिटी की बात हो रही है जहाँ रॉक्स होती हैं बड़ी बड़ी, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं और हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो और वहाँ पर बारिश वगैरह, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती। तो देखें, इसके नाम से ही हमें इसके क्लाइमेट के बारे में पता चल गया। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी जगह को, किसी भी कम्युनिटी को जब उसके क्लाइमेट के रेफरेंस से डिटरमिन किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या क्या कुछ बताया? इट्स अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी, ये बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है किसी भी रीजन की, प्राइमरीली डिटर्मिन्ड बाय क्लाइमेट, जिसको वहाँ के क्लाइमेट की मदद से डिटर्मिन किया जाता है, पहचाना जाता है। ठीक है, दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर मेंशन की। इसके अलावा बच्चे हमारे पास एक ग्रासलैंड बायोम होता है। ग्रासलैंड बायोम डेफिनेटली जहाँ पर सारे ग्रास ही ग्रास होती है उसको हम ग्रासलैंड बायोम कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक्वेटिक बायोम होता है जो जहाँ पर वाटर होता है, जैसे समंदर की अगर हम बात करें तो वो कौन सा बायोम है? वो एक्वेटिक बायोम है। अगर हम रिवर दरिया की बात करें तो वो कौन सा बायोम होगा? फ्रेश वाटर बायोम होगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट बायोम्स हैं जिनको हम वहाँ के क्लाइमेट की मदद से डिटर्मिन कर रहे हैं। It has been found that the major type of plant determines the other kind of plants and animals. कि ऐसे सिस्टम में जो मेजर प्लांट्स होते हैं वो वहाँ पर मजीद जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी एग्जिस्टेंस को डिटर्मिन कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चे अगर हम डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पर अक्सर हमारे पास क्या होती हैं? श्रब्स होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ घास वगैरह नहीं होती। तो ऑब्वियसली वहाँ पर सिर्फ वही एनिमल्स सरवाइव कर सकेंगे, सिर्फ वही एनिमल्स एग्जिस्ट करेंगे जो जिनकी फूड वो श्रब्स होंगी, जिनकी फूड वो झाड़ियाँ होंगी। वो एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं वो उस सिस्टम में सरवाइव नहीं कर सकते। तो वो बड़ी जो वहाँ की मेन प्लांट्स हैं, जैसे कि हमने डेजर्ट में देखा कि मेन प्लांट्स कौन से हैं? श्रब्स। उससे हमें पता चल गया कि जितने भी ग्रास खाने वाले हमारे पास ग्रास ईटर्स एनिमल्स होंगे वो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास मेजर प्लांट होते हैं दे डिटर्मिन the other kind of plants and animals. The next one is these biomes have therefore been named after the type of major plants or major features of the ecosystem. तो उन्होंने कहा इस वजह से इन बायोम्स को वहाँ के मेजर जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के नाम के साथ
या फिर जो वहाँ का इकोसिस्टम होता है उस इकोसिस्टम के फीचर्स के हिसाब से इनको नाम दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पलीफाई किया कि बच्चे अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे तो एक्वेटिक वहाँ का क्या है, इकोसिस्टम है, मतलब कि वहाँ सारे पानी ही पानी है, तो उस बायोम को हम क्या कहेंगे, एक्वेटिक बायोम कहेंगे। दूसरी मैंने एग्जाम्पल दी थी बच्चे ग्रासलैंड बायोम की, तो अब वहाँ पर मेजर कौन सी टाइप है प्लांट्स की, ग्रास, ठीक हो गया। तो इस वजह से इस बायोम को हम क्या नाम दे देंगे, ग्रासलैंड बायोम का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे प्लांट की बेस पर बायोम को नाम दिया गया, और ये एक्वेटिक जो नाम है ये इकोसिस्टम की बेस पर उस बायोम को नाम दिया गया है, ठीक हो गया। ये आपसे बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज बायोम। इस टॉपिक में बस आपको यही शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन बायोम, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ बायोम, तो ये आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि पुराने सालों में किस तरह से एवोल्यूशन हुई और हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बन गए। क्योंकि बच्चे जहाँ तक साइंस की बात है तो साइंस ये बिलीव करती है कि पहले इस कायनात में कुछ भी नहीं था, कुछ माइक्रोब्स थे, फिर एक बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, उस धमाके से कुछ और माइक्रोब्स आए, फिर उन माइक्रोब्स से जैसे बैक्टीरिया वगैरह थे उनसे कॉम्प्लेक्स माइक्रोब्स बने, जैसे फंजाई वगैरह बन गए, उसके बाद फंजाई से फिर और कॉम्प्लेक्स उन्होंने कहा एवोल्यूशन हुई और प्लांट्स वगैरह बने, फिर उनकी और एवोल्यूशन हुई और कुछ एनिमल्स वगैरह बने, फिर फर्दर एवोल्यूशन हुई तो ह्यूमन बीइंग्स बने। तो साइंस ये कहती है कि पिछले ज़मानों में सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, फिर टाइम के साथ साथ उनमें एवोल्यूशन होती रही और हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज बनती रही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इस टॉपिक में हम एक ब्रीफ सा व्यू लेंगे बस इसी से रिलेटेड। कह रहे हैं सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, कि जब से इस प्लैनेट अर्थ पर लाइफ शुरू हुई है तब से लेकर वेरियस ऑर्गेनिजम्स वर इवॉल्व्ड, बहुत सारे जानदार जो है वो इवॉल्व हुए हैं, उनमें बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं, एंड डोमिनेटेड दिस प्लैनेट ड्यूरिंग वेरियस पीरियड्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। और बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक तो इवॉल्व हुए हैं और दूसरा उन्होंने अपने खास टाइम पीरियड में इस पूरी जो जमीन है उस पे वो डोमिनेट रहे हैं। जैसे बच्चे एक जमाना था जब डायनासोर्स डोमिनेट थे, बहुत ज़्यादा थे, और फिर एक टाइम आया कि वो एक्सटिंक्ट हो गए, नापैद हो गए, इस ज़मीन से ख़त्म हो गए। तो इस तरह से मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ टाइम्स में मुख्तलिफ एनिमल्स जो हैं वो डोमिनेट किया उन्होंने और उसके बाद उनकी क्या हो गई, एक्सटिंक्शन हो गई, वो नापैद हो गए। ये नीचे आपको एक टाइम चार्ट नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये साइड पर इन्होंने ये इरा एंड पीरियड में बताया हुआ है कि ये हमारे पास 2000 मिलियन ईयर्स अगो अगर हम देखें तो कौन सा हमारे पास इरा था, प्रोटीरोजोइक इरा। और इस इरा में आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ क्या यहाँ पर मौजूद थे, फंजाई एंड एल्गी मौजूद थे, और उसके अलावा सम पोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोब्स थे डेफिनेटली वो मौजूद थे, एंड कॉमन वर्टिब्रेट इंसेस्टर्स, और वर्टिब्रेट्स के कुछ इंसेस्टर्स मौजूद थे जिनको स्पेसिफिकली इन्होंने नाम नहीं दिया। तो 2000 मिलियन ईयर्स अगो अगर हम देखें प्रोटीरोजोइक इरा में तो वहाँ पर हमारी इस प्लेनेट पर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ मौजूद थी, फंजाई और एल्गी मौजूद थी। उसके बाद बच्चे ऊपर आप देख सकते हो ये नेक्स्ट इराज बताए हुए हैं, जैसे ये कैम्ब्रियन एरा है, फिर हमारे पास ऑर्डोविसियन एरा है। तो ये सारे इराज बताए हुए हैं, सामने उनका ईयर बताया हुआ है कि कितनी देर पहले की ये बात हो रही है, और फिर आगे बताया हुआ है कि इस एरा में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे और फिर क्या क्या एवोल्यूशन हुई। तो चलिए इसको ज़रा हम और डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। जी बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हो ये लेट प्रोटीरोजोइक एरा स्टार्ट हुआ है कहाँ से, 650 मिलियन ईयर्स अगो। अब इस एरा की स्पेशलिटी क्या थी कि फर्स्ट स्केलेटल एलिमेंट्स, इस एरा में पहली दफा कुछ स्केलेटल एलिमेंट्स, छोटे छोटे स्केलेटल्स मिले, ठीक है, एंड फर्स्ट सॉफ्ट बॉडीड मेटाजोन, फर्स्ट एनिमल ट्रेसेस। तो इस एरा में पहली दफा
एनिमल ट्रेसेस मिले हैं, मतलब ये समझा जाता है कि 650 मिलियन ईयर्स पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे, जो एनिमल्स थे वो मौजूद थे, लेकिन उनके अंदर प्रॉपर वेल डेवलप्ड स्केलेटन नहीं था। कोई ट्रेस बहुत थोड़ा सा नॉर्मल ऐसी स्केलेटल कुछ एलिमेंट्स मिले हैं, लेकिन प्रॉपर स्केलेटन उनमें नहीं मिला। तो ये समझा जाता है कि वो एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, सॉफ्ट बॉडीड एलिमेंट्स थे, उनके अंदर स्केलेटन नहीं था। उसके बाद अगर हम ऊपर जाएं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बच्चे पैलियोजोइक इरा। पैलियोजोइक इरा में ये डिफरेंट सब इराज आ जाते हैं, जैसे कैम्ब्रियन, ऑर्डोवियन वगैरह। तो ये इरा कब से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, 550 मिलियन ईयर अगो से स्टार्ट होके कहाँ तक पहुंच रहा है, ये 250 मिलियन ईयर्स अगो तक पहुंच रहा है। अब इसके अंदर ये सारे इन्होंने बताए हुए हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए, किस टाइम पीरियड में हमने कौन से ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किया। हम सिर्फ स्टार्ट और एंड देखते हैं। तो ये एरा जब स्टार्ट हुआ था कैम्ब्रियन, तो उस एरा में पहली फिश को, फर्स्ट फिशेस उस एरा में डिस्कवर की गई थी। इसी तरह से फर्स्ट कॉर्डेट्स भी उस एरा में डिस्कवर किए गए थे। और एंड कहाँ पर जाके हुआ है बच्चे ये एरा, जैसे सेकेंड, इसमें रेप्टाइल्स डिस्कवरी, मतलब कि फिशेस से लेकर रेप्टाइल्स तक हमारे पास किस एरा के अंदर आ गए हैं, पैलियोजोइक एरा में आ गए हैं। उसके बाद अगर आप मीजोजोइक एरा को देखो तो मीजोजोइक एरा हमारे पास 250 ईयर्स अगो से स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट कोई ये 70-80 नहीं 60 ईयर्स अगो तक जाता है, ठीक है, यहाँ तक, सॉरी 60 ईयर्स अगो तक। इसके अंदर भी फर्दर ये हमारे पास आ जाते हैं ट्रायसियो, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो इसके अंदर बच्चे अगर आप देखो तो हमारे पास फर्स्ट मैमल कहाँ पर डिस्कवर हुए थे, मीजोजोइक एरा में डिस्कवर किए गए थे। और इसका अगर हम एंड देखें तो एंड पे इन्होंने बताया हुआ है कि इस एरा के ख़त्म होने पे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके थे, नापैद हो चुके थे। फर्स्ट प्राइमेट्स डिस्कवर कर लिए गए थे। प्राइमेट्स हमारे पास प्राइमेट ऑर्डर के एनिमल्स है। फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट जो था वो इवॉल्व हुआ था किस एरा में, क्रिटेशियस एरा में, जो कि हमारे पास सब एरा है किसका, मीजोजोइक एरा का। तो ये देख सकते हैं बच्चे, ये हमारे पास एक टाइम चार्ट है मुख्तलिफ सालों पहले का, जिसके अंदर बताया गया कि इस साल में, इन सालों में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे, फिर उनमें कौन सी एवोल्यूशन हुई। तो ये आपने याद नहीं करना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छा जी, इस टॉपिक से अब क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ कैन वी डिटरमिन एज ऑफ रॉक्स। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है, हाउ कैन वी डिटरमिन एज ऑफ फॉसिल्स। तो फोसल्स क्या हैं ये बता देते हैं पहले हम, इसके आंसर की तरफ मूव करने से पहले बच्चे, फोसल्स हम कहते हैं रिमेनिंग्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स या रिमेनिंग्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जानदारों की जो बाकियात होती हैं, जो उनके जिस्म के बचे खुचे पार्ट्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फोसल्स कहते हैं। जैसे हम मर जाते हैं बच्चे तो तकरीबन 1 साल बाद हमारी पूरी बॉडी गलथड़ जाती है, पीछे सिर्फ हमारा क्या रह जाता है, ढांचा, स्केलेटन रह जाता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, फॉसल कहलाएगा, ठीक है। तो अब ये है कि हाउ कैन वी डिटरमिन एज ऑफ फॉसिल्स, कि ये जो हम बात कर रहे हैं 650 मिलियन ईयर्स अगो ये वाले मौजूद थे, या 2000 मिलियन ईयर्स अगो ये वाले मौजूद थे। तो बच्चे डेफिनेट सी बात है, अब हम 2000 मिलियन ईयर अगो टाइम में जा तो नहीं सकते, हमें क्या मिले हैं, उनके कुछ फोसल्स मिली हैं, उनकी बाकियात मिली हैं उन जानवरों की या उन जानदारों की। तो आंसर क्या लिखेंगे आप, कहते हैं इन एडिशन इट इज पॉसिबल टू, इन एडिशन नहीं लिखेंगे, इट इज पॉसिबल टू डेट और एज रॉक्स बाय कंपेयरिंग द अमाउंट्स ऑफ सर्टेन रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स दे कंटेन। The older sediment layers have less of these specific radioactive isotopes than younger layers. अब बच्चे बात ये है कि हमारी जितनी भी ज़मीन है या हमारे पास जो जहाँ हम रह रहे हैं, हमारी बिल्डिंग्स, हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है। कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से क्या है, रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब कि उन एलिमेंट्स के अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसी तरह से जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम में भी कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मौजूद होते हैं, हमारे अंदर से भी रेडिएशंस निकलती हैं। तो बात ये हुई बच्चे कि जो हमारे पास रॉक्स, चट्टानें बनती हैं या जो सॉइल की लेयर्स बनती हैं, उनके अंदर से रेडिएशंस निकल रही होती हैं।
उन रेडिएशन को हम मेजर कर सकते हैं। अब जो पुरानी लेयर्स होंगी उनमें से कम रेडिएशंस निकलेंगी और जो नई लेयर्स होंगी उनके अंदर से ज्यादा रेडिएशंस निकलेंगी। तो इस तरह से रेडिएशन की अमाउंट को मेजर करके हमें पता चल जाता है कि ये लेयर पुरानी है और ये लेयर नई है। तो इस तरह से हम उनको उस टाइम के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेडियो एक्टिविटी। ठीक हो गया। A comparison of the layers gives an indication of the relative age of the fossils found in the rocks. तो इस तरह से अगर हम उन layers को compare कर दें तो उससे हमें indication मिल जाती है किसकी, age of fossils found in the rocks। ना सिर्फ हमें रॉक्स की एज पता चलती है बल्कि बच्चे हमें फोसल्स की एज भी पता चल जाती है। जाहिर सी बात है बच्चे कि उस लेयर की हम जो एज देंगे उस लेयर में मौजूद एनिमल्स या फोसल्स की एज भी वही वाली होगी। Therefore the fossils found in the same layer must have been alive during the same geological period. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ एक ये लेयर है, एक मेरे पास ये लेयर है, ठीक है, और तीसरी मेरे पास कोई ये लेयर है। अब मैंने देखा इसकी रेडियो एक्टिविटी सपोज कर लेते हैं 300 थी, इसकी रेडियो एक्टिविटी 200 थी और इसकी रेडियो एक्टिविटी 100 थी। अब मुझे पता चल गया कि ये मेरे पास नई लेयर है, ये मेरे पास पुरानी लेयर है और ये सबसे पुरानी लेयर है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं प्रॉपर टाइम स्केल के हिसाब से कि सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास 100 ईयर्स अगो की लेयर है, ये हमारे पास कोई 50 ईयर्स अगो की लेयर है और ये हमारे पास कितने ईयर्स अगो की लेयर है, 25 ईयर्स अगो। ठीक है। अब जनाब अली इतने साल पहले, अब इसके अंदर इस लेयर के अंदर जो हमारे पास फोसल्स मिलेंगे उन फोसल्स की एज भी वही होगी, मतलब वो एनिमल्स भी 100 साल पहले जमीन पर मौजूद होंगे। और यहाँ पर इस लेयर में जो फोसल्स मिलेंगे वो फोसल्स या वो एनिमल्स हमारे पास कितने साल पहले मौजूद होंगे, 50 साल पहले मौजूद होंगे। और इस तरह से ये थर्ड लेयर के अंदर जो फोसल्स मिलेंगे उनकी एज हमारे पास क्या होगी, 25 ईयर्स अगो, वो 25 साल पहले यहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक हो गया। सो इस तरह से हमने लेयर से क्या चीज मेजर की बच्चे, उनकी रेडियो एक्टिविटी मेजर कर ली। ठीक है। और फिर रेडियो एक्टिविटी से हमने उनके क्या फाइंड किए, कितने ईयर्स पुरानी, कितने साल पुरानी वो हमारे पास लेयर्स हैं। और फिर वहां से हमने एज फाइंड कर ली किसकी, अपने फोसल्स की। तो इस तरह से हमने रेडियो एक्टिविटी की बेस पर रॉक्स और रॉक्स में पाए जाने वाले फोसल्स की एज फाइंड की। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ फोसल्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक में पूछा जा सकता है। तो अब हमारे पास क्या अहमियत है, बाय स्टडिंग फोसल्स वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड आल्सो गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ पास्ट। यहाँ पर हम दो तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक तो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के अबाउट अजदाद क्या थे, उनके पुराने ऑर्गेनिजम्स कौन से थे वो हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले टॉपिक में देखा। एंड सेकेंडली हम देख सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या थी, क्या वहाँ गर्मी थी, सर्दी थी, ड्राइनेस थी या बारिश थी, ह्यूमिडिटी थी। डिफरेंट किस्म की एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी हम मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा आप थर्ड यहाँ पर ऐड करोगे, वी कैन डिटर्मन एज ऑफ रॉक्स। ठीक है। तो इस तरह से ये सब कुछ हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं और डिटर्मन कर सकते हैं। यही हमारे पास सिग्निफिकेंस है स्टडी ऑफ फोसिल्स की। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, राइट द नेम्स ऑफ 4 इराज ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पीछे हमने इतने सारे इराज के नाम देखे हैं, आप कोई से 4 याद कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कौन से 4 लिखे हैं, प्रोटीनोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। तो ये सिर्फ आपने नाम याद रखने, कोई इनकी डेफिनेशन, कोई इनके ऑर्गेनिजम्स आपने याद नहीं करने। So here is all about today's lecture. If you have any questions then you can ask me within your lecture time. Thank you. Allah Hafiz.